आप अगर कहें कि जी मैंने तो सिर्फ सहर और अफ्तार में खाया था और डॉक्टर साहर कह रही थी वज़न लूज़ होना तो वज़न लूज़ नहीं हुआ। अगर आप सहरी में जाके लाहौर शहर में जाके अनारकली में जाके पाए खा लेंगे और अफ्तारी में फिर आप समोसे पकौड़े खा लेंगे और इतना-इतना सारा मीठा और केक खा लेंगे तो वज़न कम नहीं होना। तो आपने अपनी अफ्तारी सहरी को कंपैरेटिवली थोड़ा-सा हायर एंड पे रखना है, लेकिन अफ्तारी को आपने बहुत लाइट रखना है। कोशिश आपने करनी है, ये मैं किसी डिज़ीज़ कंडीशंस वाले पेशेंट्स के लिए ज़हन नहीं बता रही हूँ, मैं जनरल जिनकी नॉर्मल हेल्थ है उन लोगों के लिए बता रही हूँ। कोशिश करें कि अफ्तारी में ज़्यादातर आपके पास प्रोटीन पोर्शंस ही हों, चाहे वो रेड मीट के पोर्शंस हो चाहे वो वाइट मीट के पोर्शंस हो, और हल्का फुल्का सैलड हो। ये जो आप इतने ज़्यादा फ्रूट चाटों के बॉल लेते हैं ना, ये आपके वेट गेन करवाता है, बिकॉज फ्रूट चाट की अगर आप एक प्लेट लें तो उसमें 3 से 4 फल तो कटा होता है ना। ऐसे ही है। अच्छा, फिर गलती हम उसमें करते हैं कि हम ये आर्टिफिशियल ऑरेंज जूस भी डालते हैं, हम चीनियाँ भी डालते हैं, फ्रूट का अपना शुगर भी होता है। तो ये फ्रूट चाटें, ये समोसे, ये पकौड़े, ये चीज़ें आप भूल जाएँ। आप अपनी प्रोटीन मीट जैसे ग्रिल्ड स्टेक्स और इस तरह की सर्विंग्स लें। अगर आपके घर में सालन बना हुआ है, आप खाली बोटियाँ वगैरह ले लें, थोड़ा सा आप सैलड ले लें, लेकिन सैलड पे भी थोड़ा सा हाथ हौला रखें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फाइबर आप अफ्तारी के टाइम लेंगे वो भी आपको थोड़ी सी गैस और ब्लोटिंग कर सकता है। और सहरी के टाइम आपने अपनी डाइट को फाइबर में सबसे ज़्यादा कोशिश करनी है, आपने रिच रखना है और गुड फैट कॉन्टेंट रखना है। फैट कॉन्टेंट इसलिए कि जनाब हमारा तबीयत कब ख़राब होना शुरू होती है भूख से, हमें रोज़े तड़पाना कब शुरू करता है, तब तड़पाना शुरू करता है जब मेरी ब्लड शुगर लेवल नीचे जाती है। अब खाने के ज़हन हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेन, जो बड़े मैक्रो जी। और माइक्रो। जो मैक्रो होते हैं, मैं कंटिन्यू करती जाऊँ? जी, जी। जी, हाँ। चलें ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में से आपको पता है इन तीनों में से कौन सा मैक्रो कंपोनेंट है जो ब्लड में सबसे कम ग्लूकोज रेज करता है, जिसको बुरा समझा जाता है? फैट। ये जो देसी घी है, ये जो जैतून के तेल है, ये जो अंडे की जर्दियाँ, ये जो गोश्त की चर्बी है, कभी ना नाश्ते में या सहरी में 2 अंडे की जर्दियाँ खा के देखें और उसके बरक्स कभी नाश्ते में बिरयानी की प्लेट खा के देखें। बिरयानी की प्लेट खा के सुबह 9-10 बजे ही आपका भूख से हाल बुरा हो रहा होगा, बिल्कुल। और 2 अंडे आप फुल अगर ग्लूटेन फ्री मल्टीग्रेन रोटी के साथ खा लें। अगर आप अंडे की जर्दियाँ लेते हैं, आप ग्लूटेन फ्री आटा लेते हैं, जैसे मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का भी ग्लूटेन फ्री आटा है, जिसमें सफ़ेद आटा नहीं है, चीनी नहीं है, उसमें मैंने जवार, बाजरा, मकई, जौ, ये सारे बेहतरीन सीड्स, स्वांजना, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सब कुछ शामिल किया है। आप सोचें आप कोई इस तरह की गज़ा लेते हैं, आप इस तरह की कोई रोटी चपाती लेते हैं, और साथ आपकी ब्लड में इंसुलिन स्पाइक भी नहीं करेगा, क्योंकि देसी घी भी गुड फैट है, अंडे की जर्दियाँ भी गुड फैट है। ये जो मैंने आपको ग्लूटेन फ्री आटा बताया है, मल्टीग्रेन जैसे मैंने अपना आटा बताया है, ये भी आपके पास जो है हाई फाइबर सोर्स है। हाई फाइबर सोर्स आपके पास क्या करता है, जब आप हाई फाइबर सोर्स लेते हैं तो वो स्टमक में जाके ना खाने को रोक के उसके साथ एक जेल बना देता है। अब ये खाने और स्टमक की जेल बन गई है। अब ये जेल इतनी आसानी से रिलीज़ नहीं होती, इसको मेडिकल लैंग्वेज में आप कहते हैं कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो हो गई है। याद रखिएगा ज़हन कि जिस खाने की गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो होती है वो कभी भी आपको ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करता। वो कहते हैं ना कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको, अगर किसी इंसान का रवैया बहुत शुरू में आपको ऊपर चढ़ा रहा है तो वो इतनी जल्दी आपको नीचे उतारता भी है। तो कोई अगर बहुत ज़्यादा चमचेगिरी करे तो उस पर खुश नहीं होना चाहिए। हम सबको इस तरह के तल्ख तजुर्बे होंगे ज़िंदगी में, ठीक है ना? उसी तरह वो खाना जो एकदम जैसे चॉकलेट्स और मीठे आपको एकदम हाई दें, वो आपको एकदम नीचे भी लेकर आते हैं। तो ये जो दलिए हैं, ठीक है, ये जो मल्टीग्रेन आटे हैं, ये जो देसी घी हैं, ये जो गोश्त वगैरह हैं, ये स्लो आपकी बॉडी को सस्टेन रिलीज ऑफ ग्लूकोज और सस्टेन रिलीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी आती है। तो जब वो ब्लड शुगर आहिस्ता 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 नीचे आता है, बहुत देर तक आपका पेट भरा रहता है। ये जो फाइबर है, जिस तरह मैं अपना मल्टीग्रेन आटा बता रही हूँ, ये जो आपके पास जेल बनाता है ना, इस जेल का एक और फ़ायदा भी होता है आपके पास। जब आपके पास गैस्ट्रिक एम्प्टिंग इतनी ज़्यादा स्लो होती है तो आपका पेट भी ज़्यादा देर तक भरा रहता है, शुगर स्पाइक्स भी ऊपर नीचे नहीं हो रही हैं और पेट भी ज़्यादा देर तक भरा रहेगा। एक और बहुत अच्छी ऑप्शन आपके पास सहरी में, आपके पास जौ का दलिया भी हो सकता है ऑर्गेनिक नट्स और सीड्स के साथ। मैं आपको बताती हूँ मैं आपको जौ का दलिया क्यों कह रही हूँ ग्राइंडेड नट्स और सीड्स के साथ। जो ओट होता है ना आपके पास, उसमें जो काइंड ऑफ फाइबर होता है वो आपके पास इट्स काइंड ऑफ अ सॉल्युबल फाइबर, जिसको आप बीटा ग्लूकेन कहते हैं। ये जो मैंने जेल बनाने वाली सलाहियत रखी बताई है ना आपको फाइबर में, ये बीटा ग्लूकेन में सबसे ज़्यादा होती है। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का जो चैंपियंस ब्रेकफास्ट है, उसमें मैंने रोस्टेड ओट्स के साथ ड्राइड बनाना भी डाला हुआ है, ड्राइड एप्पल भी डाला हुआ है, उसमें मैंने मेवा भी डाला हुआ है, उसमें मैंने बादाम भी डाले हुए हैं, उसमें कमाल मैंने कर दिया अखरोट, कमाल है वो, उसमें मैंने अखरोट भी डाला हुआ वाह है। वाह। तो अगर आपके बच्चे रोज़ा रखना चाह रहे हैं, आप उनको दें ग्लूटेन फ्री आटा, आप उनको दें चैंपियंस ब्रेकफास्ट। पूरे पाकिस्तान में मेरे प्रोडक्ट्स की शिपमेंट हो रही है, मैं बताती चलूँ जो लोग इंटरेस्टेड है, www.holisticwisdombysaharchavla.com पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। और लाहौर में अमाना मॉल पे फर्स्ट फ्लोर पे अब मेरे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, सुल्तान प्योर के आउटलेट पे ये तो फर्स्ट बड़ा ही रैक अच्छा हो उनका गया, है। बड़ा जी ही अच्छा हो गया। जी। अच्छा, अब प्रेग्नेंट जो खवातीन हैं जो पहले 3 मंथ की हैं, ठीक है, और फिर जो आखिरी 3 मंथ की हैं,
वो रोज़ा रख सकती हैं। एक तो उनके जहन में होता है कि जी हम रोज़ा रखेंगी, बच्चे की सेहत पे क्या असर पड़ेगा, उनकी ग्रोथ नहीं होगी, उनके हवाले से क्या है वो किस तरह रोज़ा रखें। प्लीज़ प्रेग्नेंट खवातीन रोज़े मत रखें, और अगर आप कंसेप्शन प्लान भी करेंगे तो प्लीज़ आप रोज़े ना रखें फॉर गॉड सेक। और इस बात का तो एज भी है, बिकॉज इस टाइम आप सिर्फ अपनी बॉडी के लिए जिम्मेदार नहीं, आप अपने बच्चे की बॉडी के लिए भी जिम्मेदार हैं। देखिए जैन, एक प्रेग्नेंट खातून को दिन में जितनी बार और जितना पोषण लेना पड़ता है वो रोज़े के साथ पॉसिबल ही नहीं है। वो अफ्तारी में कितना ज़्यादा खा लेंगी, और स्पेशली क्योंकि पहले 3 महीनों में प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स की वजह से औरतों को मतली और उल्टी बहुत ज़्यादा होती है, अक्सर औरतों को गैस्ट्राइटिस भी होता है, तो उनके लिए खाना वैसे ही प्रॉब्लमेटिक बना रहता है। मेरे पास पेशेंट्स आती हैं और मैं उनको बहुत ज़्यादा काउंसिल करती हूँ, समझाती हूँ, क्योंकि रोज़े रख रही होती है प्रेगनेंसी में, पहले 3 महीने मतली और उल्टी की वजह से वैसे ही नॉजियस होने की वजह से कुछ खाया नहीं जा रहा होता, तो खाली अफ्तारी के टाइम पानी पी रही हैं, सहरी के टाइम मुश्किल से एक शामी खा रही हैं, तो सोचें कि आपके बच्चे को क्या मिल रहा होगा। खुदा के वास्ते प्रेग्नेंट खवातीन रोज़े ना रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो भी रोज़े रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मजहबी लोग भी हमारे, क्योंकि सारी सी बात है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम रहते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन वो मेडिसिन खाते हैं, उससे आपको पता है कि वो शुगर नीचे जाता है, शुगर नीचे चला जाता है, उसके बाद ना खाया जाए, इंसुलिन इतनी बन जाती है, तो वो क्या करें? वो रोज़े भी रखना चाहते हैं, उनके लिए बता दें। जी, रोज़ा रखना फ़र्ज़ है और डायबिटिक पेशेंट्स भी रख सकते हैं, लेकिन आपने अकेले नहीं रखना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जितने भी क्लाइंट्स और पेशेंट्स हैं ना जैन, जिनको डायबिटीज़ है, सारे के सारों का मैं रमज़ान चार्ट बनाऊंगी, क्योंकि देखें ना, कोई अपने आपको ओरल हाइपोग्लाइसीमिक से मैनेज कर रहा होगा, कोई अब सिर्फ सुबह के टाइम लेता होगा ब्लड शुगर लो करने की दवाई, कोई दिन में 2 बार लेता होगा, कोई 3 बार लेता होगा। अव्वल तो मैं दवाइयाँ छुड़वा देती हूँ, लेकिन जब तक नहीं छुड़वा पाती हूँ, ठीक है। और कोई इंसुलिन लेता होगा। अब इंसुलिन भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, एक शॉर्ट एक्टिंग होती है, एक रैपिड एक्टिंग होती है, एक इंटरमीडिएट एक्टिंग होती है, ठीक है। और उसके भी हर एक के यूनिट्स डिफरेंट होते हैं, टाइमिंग्स डिफरेंट होती हैं। तो कुछ केसेस डायबिटीज़ के आप कह लें कि 10 से 15% केसेस इनिशियली ऐसे होते हैं जो 3-4 महीने बिल्कुल रोज़ा नहीं रख सकते, जब तक वो नहीं आप पालतू नहीं कर देते उनकी इंसुलिन को। लेकिन बाकी मेजॉरिटी केसेस में मैं अपने पेशेंट्स को रखवाती हूँ, लेकिन वो अपनी सुपरविजन के बगैर नहीं। आपने खुद से नहीं रखना है, आपका मेन्यू डाइट चार्ट हर हफ्ते हर दिन चेंज होना चाहिए। फिर हर मंडे को मैं उनके ब्लड शुगर लेवल्स जो है उसको मॉनिटर करती हूँ कि इस हफ्ते का चार्ट क्या था, फिर हम आगे डिसाइड करते हैं क्या करना है और कैसे नहीं करना। तो ये स्टंट खुद नहीं मारना। जिनकी तोंद निकली हुई है, मैंने तो वैसे आज से रोटी, और आज से नहीं कुछ दिन पहले से रोटी और चावल छोड़ दिया, ठीक है, मैं नहीं खा रहा, गुड, ठीक है, और बिल्कुल सिर्फ स्टेक और साथ सब्जियां, वेरी नाइस, ठीक है, और इस तरह का कोई इंग्लिश खाना खा रहा हूँ। तो अब तोंद जिनकी निकली हुई है ना, वो क्या करें? हर बंदा परेशान है। डॉक्टर साहब, आपको जैसे मैंने पहले दिन से देखा है, अब दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है, दोबारा बता दें। हम सुन लेते हैं आपकी बातें, लेकिन ना पता नहीं कम वक्त हम इतने हैं कि हम फॉलो नहीं करते। देखिए जी, तोंद का मैंने पहले भी बताया था कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ तोंद होती है, ठीक है। अगर आपके पास फैटी लिवर वाली बेली है ना, वो जो ऐसे मर्द भी ऐसे लगते हैं जैसे प्रेग्नेंट हुए हैं, वो वाली मैंने एक बार पहले भी ये बात बोली थी, ठीक है। और औरतें भी ऐसे बेचारी ना ऐसे बिल्कुल गुब्बारे जैसा पेट फूला होता है आती हैं, तो रोजे से बड़ी गनीमत ही नहीं है कोई आपके पास अगर आपने फैटी लिवर, क्योंकि फैटी लिवर वाली जो बेली है उसकी बुनियाद ही इंसुलिन रेजिस्टेंस पे होती है। आपको बुनियाद समझने की जरूरत है। अच्छा, अगर आपके पास स्ट्रेस वाली बेली भी है ना, वो जो मैंने बताया था थोड़ी सी लटकी होती है ऊपर से भी, लेकिन नीचे से भी पूरा एक गोगड़ निकला होता है। एड्रीनल बेली को कम करने के लिए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छा पालतू करती है, क्योंकि इंसुलिन जो होता है वो आपके पास स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर इंसुलिन नीचे जाएगा तो कॉर्टिसोल भी नीचे जाएगा। अगर आपके पास हार्मोनल बेली है ना, यानी एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है औरतों में, या टॉक्सिक एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा है, या कभी एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा कम हो ना, वो औरतें जिनको पीरियड्स बहुत कम होते हैं उनके भी नीचे वाला पेट निकल आता है, इसमें आपको रोज़ा हेल्प नहीं करता है। इसके लिए जब तक आपके हार्मोन्स नॉर्मल ना हो आपका पेट कम नहीं हो सकता। और अगर वो जो एक प्रॉपर आपके पास यही सबक्यूटेनियस फैट है, मोटापा है, थायराइड बेली में भी रोज़ा हेल्प करता है। जो थायराइड हार्मोन स्लो होने की वजह से सिर्फ हार्मोनल बेली में हेल्प नहीं करता। अगर स्ट्रेस वाली बेली है, जिगर की चर्बी वाली बेली है, जो आपके पास एक नॉर्मल मोटापा होता है, जो आगे से डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर इन सारी चीज़ों की रीज़न बनती है, और अगर हाइपोथायराइडिज्म से बेली हुई है, तो ये सारी चीज़ों में आपको रोज़ा हेल्प करेगा।